हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं फुल सिलेबस टेस्ट और इसका ये आज 18th टेस्ट था। तो आइए सेशन शुरू करें। और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है माय मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो आइए इस नोबल कॉज के लिए सेशन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर एन्यूप्लॉयडी। तो एन्यूप्लॉयडी क्या होता है? गेन और लॉस ऑफ फ्यू क्रोमोसोम्स। अगर पूरे का पूरा सेट चेंज होता है तो इसे बोलते हैं पॉलीप्लॉयडी। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम 2n-1, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा होमोलोगस पेयर का। और ये कौन सा? 21 ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है इसमें एक्स्ट्रा होगा। तो ये गलत हो गया, मोनोसोमिक कंडीशन दी हुई है। टर्नर सिंड्रोम ये मोनोसोमिक होता है, मोनोसोमिक फॉर सेक्स क्रोमोसोम। इसके लिए मोनोसोमिक है। तो टर्नर सिंड्रोम हो गया 2n-1, ये सही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 2n+2 ये बताता है टेट्रासोमी, पेयर जो है वो डबल हो गया है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम से इनका पेयर, तो अगर ये डबल हो जाए तो ये हो जाएगा टेट्रासोमी 2n+2। ये डबल ट्राइसोमी 2n+1+1, तो ये भी नहीं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है सेक्स क्रोमोसोम की, XXY। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होंगे 44 प्लस यहाँ पर XXY। तो यहाँ पे करेक्ट मैच दिया जो हुआ है वो है टर्नर सिंड्रोम का। 91 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये स्पिंडल शेप डायग्राम दिखाया गया है सेल्स का। ये यूनिन्यूक्लिएट सेल्स हैं, नॉन स्ट्राइटेड हैं, तो ये स्मूथ मसल्स हो गए। और ये नॉन स्ट्राइटेड, इनवॉलेंट्री। विस्ट्रल ऑर्गन्स में ये पाए जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। और यूनिन्यूक्लिएट है ये, स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप का मतलब टेपर एट एंड्स, एंड्स पे कैसा है? पॉइंटेड, नुकीला है। और बीच में कैसा है? फूला हुआ। तो स्पिंडल शेप। तो इट इज़ टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू सही है। प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स ये भी सही है। ब्लड वेसल्स में जो ट्यूनिका मीडिया होगा उसमें ये प्रेजेंट होगा। इट इज़ इनवॉलेंट्री ये भी सही है। एंड मे बी न्यूरोजेनिक। तो स्मूथ मसल्स मल्टी यूनिट होते हैं या फिर सिंगल यूनिट हो सकते हैं। सिंगल यूनिट में गैप जंक्शंस इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, विद गैप जंक्शंस। तो ये एज ए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं मायोजेनिक। और जो मल्टी यूनिट हैं इनमें गैप जंक्शंस एब्सेंट हैं, विदाउट गैप जंक्शंस। तो ये इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करेंगे। और ये होते हैं न्यूरोजेनिक। तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 92 का करेक्ट आंसर होगा 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट इज़ द पॉसिबल इल इफेक्ट्स ऑफ यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव में एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये सारे ही सही हैं। नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस के बाद ड्यूरेशन जो 28 to 29 डेज है, बीच में जो स्पॉटिंग होती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग जो होगी, इसी को बोला जाता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो सकती है।
या फिर अमाउंट चेंज हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, तो इनको बोला जाएगा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये सारे ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 93rd का 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट कोहेजन ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। तो कोहेजन जो होता है ये सेम वर्ल, सेम यूनिट्स के बीच में होगा। अडेजन ये डिफरेंट वर्ल्स के यूनिट के बीच में होता है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन दिखाई गई है इसको बोलते हैं एपिपेटलस, ये अडेजन का एग्जाम्पल है। ये एपीफिलस कंडीशन लिलिएसी में प्रेजेंट है। एंड्रोशियम इज फ्यूज टू पेरियंथ, तो एपीफिलस कंडीशन ये भी अडेजन का एग्जाम्पल है। दो डिफरेंट वर्ल्स के बीच में यूनियन है। यहाँ पर पॉलीसेप्लस कंडीशन है, यूनियन नहीं है यूनिट्स के बीच में। यहाँ पर सिंकार्पस, तो गायनोशियम वर्ल में ही यहाँ पर है सिंकार्पस, सेम यूनिट्स के बीच में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4th 94। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। According to Rivet-Popper hypothesis, loss of which rivet is obviously a more serious threat to fight safety? तो Rivet-Popper hypothesis ये इकोलॉजिस्ट स्टैनफोर्ड के थे। एरलिक इन्होंने दी थी, और इन्होंने इसमें एनालॉगी दिया था जिसमें इकोसिस्टम को बताया गया था एरोप्लेन के इक्विवेलेंट, और रिवेट्स जो हैं, नट जो हैं, इनको बताया गया था स्पीसीज़ के इक्विवेलेंट, और जो इसमें मेन रिवेट्स हैं वो कीस्टोन स्पीसीज़। तो ये बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करने के लिए था कि बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है। तो इसमें दिया गया लॉस ऑफ विच रिवेट इज़ ऑब्वियसली ए मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी। तो जो की स्टोन स्पीसीज़ हैं, जो मेन रिवेट्स हैं, और मेन रिवेट्स कहाँ पर होंगे? रिवेट्स ऑन द विंग्स। अगर विंग्स के ही रिवेट्स निकाल दिए जाएंगे तो प्लेन की सेफ्टी जो होगी वो खतरे में पड़ जाएगी। तो रिवेट्स ऑन द विंग्स मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी। 95 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द HBS पेप्टाइड। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का जो पेप्टाइड है वो दिया हुआ है, HBS जो अफेक्टेड वाला है। तो यहाँ पर वैलिन फर्स्ट पोजीशन पर, फिर इसके बाद यहाँ पर हिस्टिडीन, फिर ल्यूसीन, फिर थ्रियोनिन, प्रोलिन, वैलिन, और लास्ट में ग्लूटामिक एसिड। तो ए हिस्टिडीन सही दिया हुआ है, बी थ्रियोनिन सही दिया हुआ है, और सी ग्लूटामिक एसिड ये भी सही दिया है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट इसमें से कोई सा भी नहीं है। सिकल सेल एनीमिया इज एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसमें CTC, और इसमें जब HBS जीन जो होगी उसके टेम्पलेट स्ट्रैंड को अगर देखा जाएगा HBS जीन, तो यहाँ पर ये हो जाता है CAC। इसकी वजह से mRNA में जो चेंज आएगा CTC, ये हो जाता है GAG, ये mRNA का चेंज है। तो GAG से ये हो जाता है यहाँ पर GUG, और GAG ये कोट करेगा ग्लूटामिक एसिड के लिए, और यहाँ पर ये कोट करता है वैलिन के लिए। तो ये यहाँ पर चेंजेस होते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड में HBS CAC हो जाता है, mRNA GUG हो जाएगा, और बीटा चेन में 6th पोजीशन पर यहाँ पर वैलिन आ जाता है, ये HBS पेप्टाइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हुआ नन। नेक्स्ट क्वेश्चन 97।
तो यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या बताता है कि एक स्ट्रैंड जो है इसमें पैरेंटल रहेगा, ये पैरेंटल स्ट्रैंड, और दूसरा वाला जो होगा ये नया बनेगा जब रेप्लिकेशन होगा। इसी को बोला जाएगा सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव हाफ जो है वो कंजर्व्ड है। तो ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले इसको प्रूव किया था मैसेल्सन एंड स्टाल ने। इसके लिए इन्होंने ई कोलाई लिया था और हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में N15 वाला। तो रिलेटेड विद हर्शे एंड चेज, गलत है ये। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का जो एक्सपेरिमेंट था वो अनइक्विवोकल प्रूफ था कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसको प्रूफ करने में इन्होंने हेल्प की थी। तो ये गलत है यहाँ पे। रिलेटेड विद ई कोलाई, ये सही है। इट रिप्रेजेंट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, हैवी आइसोटोप वाज यूज्ड, ये भी ठीक है। तो बी सी डी यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से सही है। 97 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनाबीना। एनाबीना क्या है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज्ड सेल है जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम होगा, नाइट्रोजिनेज, थिक सेल वॉल्ड होगा, कलरलेस होगा ये वाली सेल। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है ये, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल, बाकी सेल्स में क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और ये फोटोसिंथेसिस करेगा ऑक्सीजनिक टाइप की, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये गलत है, मल्टी सेलुलर नहीं है ये, और यूकैरियोटिक भी नहीं है। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ये ठीक है। 98 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर कैपिंग, और ये यहाँ पर दिखाया गया है इंट्रॉन्स का रिमूवल, स्प्लाइसिंग। तो ये है प्रोसेसिंग, और इसके पहले यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन। और जहाँ पर ये प्रोसेसिंग भी इन्वॉल्व है तो ये यूकैरियोटिक में होगा, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज एब्सेंट। तो यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया गलत हो गया। डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन गलत, ट्रांसलेशन गलत। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 99। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट। तो मैंगो एंड कोकोनट ये दोनों ड्रूप के एग्जाम्पल हैं। टाइप ऑफ फ्रूट इज ड्रूप। इन बोथ फ्रूट्स आर ड्रूप। एंडोकार्प इज ईटेबल इन बोथ, गलत। मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस होता है, क्वायर वगैरह के मैट के प्रिपरेशन में इन सब में यूज़ की जाती है ये। एंड इन मैंगो इट इज़ फ्लैशी, ठीक है। मीजोकार्प पल्प जो होता है इसका फ्रूट जूस ऑब्टेन किया जाएगा। इन बोथ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरी, ये भी ठीक है। मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी है यहाँ पर दोनों का डेवलपमेंट। तो ये ठीक है, ये ठीक है, और पहला वाला 1, 3 एंड 4 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 100 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101। गिवन बिलो डायग्राम ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू। तो ये एनिलिडा, कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। तो ये एनिमल हुआ,
कॉर्डेटा का, क्रोकोडाइल। यहाँ पर कॉर्डेटा जो है ये 3 सब फाइलम्स में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में फिर 2 डिवीजन्स हैं, एक है एग्नेथा और दूसरा है नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा मतलब जिसमें जॉ प्रेजेंट है। इनमें फिर 2 सुपर क्लास, पाइसिस और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में 4 लिम्स, अपेंडेजेस के बेसिस पर ये डिवाइड किया गया पाइसिस और टेट्रापोडा में। तो टेट्रापोडा में यहाँ पर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। तो ये रेप्टिलिया क्लास, टेट्रापोडा यहाँ पे सुपर क्लास। तो क्लास रेप्टिलिया का मेंबर है, फाइलम कॉर्डेटा है, सुपर क्लास इसका टेट्रापोडा है। 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉर्डेटा। देयर मेंबर्स आर फ्लाइंग फिश, एंजल फिश एंड कटल फिश। तो ये तो ठीक है, एक्सोसीटस था, एंजल फिश ये भी ऑस्ट्रिक्थीज का मेंबर है। कटल फिश जो है ये मोलस्का का मेंबर है, फाइलम मोलस्का, सीपिया बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। कॉर्डेटा के लिए सही है, डॉर्सल पोजीशन पर है, हॉलो है, सिंगल है। हार्ट इज डॉर्सल, गलत है, हार्ट कैसा है, वेंट्रल इन पोजीशन। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा एंड नैथोस्टोमेटा। तो अभी पीछे हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया था। कॉर्डेटा जो है ये 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इन्हीं को बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, फर्स्ट कॉर्डेट्स, और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन हैबिटेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सी, बी सही है, ओनली बी इज़ करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। 102 इज़ सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 103rd। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। ए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, बी रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, सी वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड। तो ये सारा ही कुछ दिया, सही दिया हुआ है। इनहेलेशन के लिए होगा, ये इंस्पायरेशन में हेल्प करेगा। इसमें जो मेन मसल है वो है डायफ्राम। रेस्टिंग स्टेज में ये डोम शेप्ड, जब कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने से एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस में डायमीटर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। प्रेशर यहाँ पे कम हो गया तो एयर विल बी सक्ड इन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर की तरफ एयर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड सही है। बी रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर स्टर्नम भी रेज्ड होगा, रिब्स भी ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ उठेगी, तो ये भी ठीक है। सी वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड, और ये दोनों ही वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस में। तो यहाँ पे 103 का करेक्ट आंसर होगा ऑल। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 104. In a very few of aquatic plants such as water hyacinth, Zostera, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind, as in most of the land plants. तो in a very few of aquatic plants such as water hyacinth, Zostera, तो यहाँ पर मेजॉरिटी है एक्वाटिक प्लांट्स की, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड है ये
30 जेनरा, और ये भी मोस्ट मोनोकॉटिलिडन्स, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स जो यूज़ करते हैं हाइड्रोफिली, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन। तो इसमें मोस्टली जो होते हैं ये ऊपर की तरफ इमर्ज हो जाएंगे और इसमें फिर पॉलिनेशन होगा इंसेक्ट्स और विंड के द्वारा। तो ये गलत हो गया वेरी फ्यू की वजह से। ओनली विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो विंड जितने भी एबायोटिक हैं, एबायोटिक में विंड और वाटर दिया हुआ है, विंड मोर कॉमन है अमंग एबायोटिक, तो इसके साथ सिर्फ विंड नहीं, वाटर जैसे भी जो पॉलिनेटेड हो रहे हैं, they also do not produce nectar. In Hydrilla, the pollinating agent is water. Hydrilla vallisneria, water. In vallisneria, the pollinating agent is wind. ये गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, 104. Now we move to next question. Question number 105. Select the incorrect match. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर्स यहाँ पर रेगुलरली अरेंज्ड हैं पैरेलल बंडल्स में, प्लस यहाँ पर जो सेल्स होंगी वो बीच बीच में प्रेजेंट होंगी और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, जैसे रोप प्रोवाइड करती है पुलिंग फोर्स के अगेंस्ट। तो दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर में भी कोलेजन फाइबर्स होंगे लेकिन ये मैश लाइक पैरेलल बंडल्स के फॉर्म में नहीं होंगे, और ये ऑल डायरेक्शंस में जहाँ पर टेंशन होगा, जैसे स्किन। डेंस रेगुलर के एग्जांपल्स थे हमारे टेंडन और लिगामेंट्स। तो ये सही था। आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये फ्लूइड एपिथेलियल टिश्यू, ये गलत। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा है, ये फ्लूइड पार्ट है, प्लस इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हार्मोन सिक्रीशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, ये सही है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी जो हार्मोन्स रिलीज करेंगी और ये डक्टलेस है। तो इनकरेक्ट मैच हो गया यहाँ पर 105 का थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। यहाँ पर कॉकरोच के लिए इनकरेक्ट मैच बताना है। तो लैब्रम, लैब्रम नहीं है ये, लेबियम। लेबियम इज लोअर लिप, लोअर लिप को रिप्रेजेंट करेगा। ये माउथ पार्ट्स दिए हुए हैं कॉकरोच के, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, और ये हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। मैंडिबल, मैंडिबल में दो पार्ट हैं, ये ग्राइंडिंग रीजन और ये वाला जो है सेरेटेड जो है ये इंसाइजिंग रीजन। आरी जैसा जो है इंसाइजिंग कट करने के लिए, और ये ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का काम यहाँ पर गिजार्ड भी करता है जो जीआईटी का पार्ट है। मैक्सिला, मैक्सिलरी पैल्प्स के साथ। हाइपोफैरिंग्स, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच हो गया फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, ऑल अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। जेनेटिक कोड डीजेनरेट है, ये ठीक है, लेकिन कई अमाइनो एसिड्स हैं जो एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड हो रहे हैं। तो ऑल अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ये लेकिन गलत है। जैसे यहाँ पर मैथियोनिन,
ये सिर्फ AUG से ही कोड होता है, और इसके अलावा ट्रिप्टोफान, ये UGG से। तो यहाँ पर रीज़न इनकरेक्ट हो गया, असर्शन सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। करेक्ट आंसर होगा 107 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। NAD ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो NAD क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है। ये किसके साथ? यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो हैं, इसमें पूरे को बोलते हैं होलो एंजाइम। यहाँ पर प्रोटीन पार्ट जो है इसे बोला जाएगा एपो एंजाइम, प्लस जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको बोलेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर फिर 3 टाइप का, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटालाइंस। तो ये यहाँ पर कोएंजाइम्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। NADPB, यह हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करेंगे, NAD रेस्पिरेशन में, NADP फोटोसिंथेसिस में। हीम ग्रुप इन परऑक्सीडेज, हीम ग्रुप जो है ये यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आयरन भी प्रेजेंट है, तो मेटालो ऑर्गेनिक। कंप्लीटली इनऑर्गेनिक यहाँ पे गलत दिया हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स एंड फंजाई, ये पॉलीसैकेराइड। तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पर क्या हुआ? थर्ड, 108। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होगी, ATP खर्च होती है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। पैरोक्सिसोम, ये पैरोक्सिसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं और वैक्यूल्स। इनके फंक्शंस जो होते हैं कोऑर्डिनेटेड हैं, तो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये गलत। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, सही है। 52% प्रोटीन, मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ये ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, 109 का। नाउ वी मूव टू 110, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। वॉल्वॉक्स क्या है? वॉल्वॉक्स ऊगेमस, ठीक है। ऊगेमस में फीमेल गैमीट लार्ज होगा, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, और मेल गैमीट जो होता है यहाँ पर स्मॉल है और मोटाइल है। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स में आइसोगेमस, तो यहाँ पर यूलोथ्रिक्स में आइसोगेमस है और ये मोटाइल, दोनों ही यहाँ पर मोटाइल होते हैं। पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया किसका है? रेड एल्गी, रोडोफाइसी का मेंबर है। तो यहाँ पर आइसोगेमस नहीं, यहाँ पर ऊगेमस है ओनली, गलत दिया हुआ है। स्फैग्नम ऊगेमस सही है। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट वहाँ पे 110 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। मॉरल्स ईडिबल ड्यूट्रोमाइसिटीज़, क्लास इसकी गलत दी हुई है, ये मेंबर हैं एस्कोमाइसिटीज़ के। ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट, एस्कोमाइसिटीज़ गलत, एस्कोमाइसिटीज़ फंजाई का है, क्लास है, और ट्रिपैनोसोमा ये प्रोटोजोअन फ्लाइलेटेड। पैरामीशियम ये सीलिएटेड प्रोटोजोअन, फाइकोमाइसिटीज़ गलत, प्रोटोजोआ है। एल्ब्यूगो पैरासिटिक फाइकोमाइसिटीज़, ये फंजाई की क्लास है, एल्ब्यूगो पैरासाइट है, ये सही है। एल्ब्यूगो पैरासाइट होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन क्रूसीफर्स, तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। सफ़ेद रंग के चकत्ते पड़ेंगे, क्रूसीफर्स मतलब मस्टर्ड प्लांट। तो 111 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। इन विच टाइप ऑफ प्लांट रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो रुबिस्को क्या है? डुअल एक्शन एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज,
और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह काम करता है। CO2 फिक्सेशन C3 C4 ओनली C3 प्लांट्स बोथ 1 and 2, तो यहाँ पर बोथ 1 and 2 क्योंकि ये C3 में भी है C4 में भी है, कैम्प पाथवे सब जगह इन्वॉल्व होगा, तो करेक्ट आंसर हुआ बोथ 1 and 2। Genetically modified plants have been useful in many ways in golden rice which nutrient are enhanced। तो genetically modified whose genome has been manipulated, उन ऑर्गेनिल्स को बोला जाता है genetically modified। तो यहाँ पर फोर्टिफाइड क्रॉप्स तैयार करने के लिए इसको यूज़ किया गया है। इसमें विटामिन ए एनरिच्ड है ये गोल्डन राइस, तो करेक्ट आंसर हुआ 113 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, हीमोफीलिया ए बी सी, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की, सी में क्लॉटिंग फैक्टर 11, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं दोनों। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया ये पॉइंट म्यूटेशन, यहाँ पर CTC चेंज हो जाता है CAC, ये टेम्पलेट स्टैंड में चेंज होगा, तो ये सिंगल नाइट्रोजनस बेस का चेंज है इसलिए पॉइंट म्यूटेशन। फेनाइल कीटोनूरिया, इसमें फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है, फेनिल एनालिन का लेवल बढ़ जाएगा, फेनिल एलानिन इसको कन्वर्ट करता है फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज टायरोसिन में। तो अगर ये नहीं होगा या कम होगा तो फेनिलएलानिन विल राइज, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल रिटार्डेशन। थैलासीमिया लेस सिंथेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन, तो यहाँ पर थैलासीमिया अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा वाले का जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 16, बीटा वाले का जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 11। इसमें दो जीन्स इन्वॉल्व हैं HbA1 HbA2, इसमें बीटा वाले में सिर्फ एक जीन, उसके दो एलील्स। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सामने दिया हुआ है A is 1 B is 2 C is 3 and D is 4। 114 is second। Now we move to next question, question number 115। select the correct match। secretin, secretin किसमें GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन किसके लिए ओवरी से आएगा। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एड्रीनल कॉर्टेक्स से, कॉर्टिकल रीजन। और यहाँ पर इसमें 3 ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। तो ये कॉर्टिसोल जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो इन्वॉल्व है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो यहाँ पर मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है कॉर्टिसोल। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रेगनेंसी के वक्त लैक्टेशन से पहले इसका सिक्रीशन बढ़ेगा और ये मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो A is 1 B is 4 and C is 3 and D is 2। करेक्ट आंसर होगा 115 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 116। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच क्या हुआ, ABO ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो A है वो किसकी वजह से, यहाँ पर एलील्स हैं IA, IB, IO या स्मॉल I, तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। और जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये एंटीजन्स की वजह से, तो ब्लड ग्रुप A एंटीजन A, ब्लड ग्रुप B एंटीजन B। AB में A और B दोनों होंगे, RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर A भी होगा और B भी होगा। ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। IA भी अपना जीन एक्सप्रेस होगा और IB भी एक्सप्रेस होगा, अपने टाइप की स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर बनाते हैं। तो ये कोडोमिनेंस भी है, मल्टीपल एलिलिज्म भी है और डोमिनेंस भी। O ब्लड ग्रुप में यहाँ पर ये नील, ये सही दिया हुआ है।
तो ये इनकरेक्ट हो गया 116 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करके दिखाया गया है। तो ये हो गया यहाँ पर वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये हाफ ऑफ द वी मैक्स। तो ये जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर हाफ ऑफ द वी मैक्स आएगा, इसको बोलते हैं Km वैल्यू, मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो x यहाँ पर Km गलत है, y वी मैक्स ये भी गलत है, x सबस्ट्रेट ये भी गलत, x यहाँ पर क्या है वी मैक्स। तो 117 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। मॉल्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स दैट। तो मॉल्स एक्सपेरिमेंट जो अर्ली एक्सपेरिमेंट थे, जिनकी वजह से हमारी नॉलेज आज जो फोटोसिंथेसिस में है वो हो पाई है, उसी में मॉल्स का एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है। तो इन्होंने पत्ती का आधा पोर्शन जो था वो टेस्ट ट्यूब के अंदर और बाकी आधा जो है वो बाहर रखा था, और इसमें QoS सोक्ड कॉटन रखा था। ये QoS सोक्ड कॉटन, और ये यहाँ पर CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब CO2 ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पर CO2 एब्सेंट, तो CO2 एब्सेंट, तो फोटोसिंथेसिस 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6O2 + 6 वाटर, ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट एंड वाटर आर एसेंशियल। तो इससे प्रूफ क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल होगी, क्योंकि इसका जब टेस्ट किया गया था तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव नहीं था, ये नेगेटिव था। स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव था इसका जो बाहर था, क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल थी और सनलाइट भी। यहाँ सिर्फ सनलाइट थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। 119 पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस कंडीशन में सेपल्स फ्री होंगे सुपीरियर ओवरी, ये ब्रिंजल में सोलेनेसी का मेंबर है। ई ब्रैक्टिएट विदाउट ब्रैक्ट्स फ्लावर। पेरिकार्प, पेरिकार्प ये फ्रूट वॉल। पेरिकार्प में जो ओवरी की वॉल है पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये चेंज हो जाती है फ्रूट वॉल में। तो करेक्ट आंसर यहाँ सामने मैचिंग सामने ही दी हुई है, A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. Now question number 120. Select the correct match. क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट एनर्जी को यूज़ करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी फॉस्फोराइलेशन होगा, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये रेडॉक्स एनर्जी को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फ्लैजिला, फ्लैजिला में जो सेंट्रल कोर है वो एक्सोनीम। यहाँ पर यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2, 9 यहाँ पर क्या है पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का, 2 यहाँ पर क्या है ये सेंट्रल सिंगलेट्स। गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस में ये सिस्टर्नी प्रेजेंट है। सिस्टर्नी क्या है फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, इनका साइज़ है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। 1898 में कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी गोल्गी अपरेटस की। तो ए यहाँ पर हो गया सेकंड, बी फर्स्ट, एक ही में दिया हुआ है, ए सेकंड, आंसर हो जाएगा 120 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड में यहाँ पर टोटल है 16 कार्बन। एराकिडोनिक एसिड यहाँ पर है 20 कार्बन। एलानीन, एलानीन अमाइनो एसिड, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पर ये वेरिएबल ग्रुप, ये मेथिल है। तो टोटल यहाँ पर 3 कार्बन। और डीऑक्सीराइबोज ये पेंटोज शुगर है 5 कार्बन। तो एराकिडोनिक एसिड ए इज़ थर्ड, बी इज़ फोर्थ, सी इज़ सेकंड एंड डी इज़ फर्स्ट।
121 का सेकंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. सी फैन यहाँ पर क्या है, गार्गोनिया. और ये क्या है, ये निडोब्लास्ट होंगे इसमें. सीलेंट्रेटा का मेंबर है. निडोसाइट्स स्टिंगिंग सेल्स होंगी. टेप वर्म या प्लेटियलमिन्थीस का मेंबर है. एसीलोमेट्स. हुक वर्म ये राउंड वर्म्स हैं, एस्केलमिन्थीस के मेंबर हैं. सूडोसुलोमेट. और नेरीज या एनेलिडा का मेंबर है, तो यहाँ पर ये सुलोमेट्स. तो ए इज़ सेकेंड, बी इज़ फर्स्ट, सी इज़ फोर्थ एंड डी इज़ थर्ड. करेक्ट आंसर होगा 122 का थर्ड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट. 123rd. द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन. तो ये यहाँ पर काउंटिंग बेस्ड है पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स पर, क्योंकि पग मार्क्स ये हर किसी का अपना करेक्टरिस्टिक होगा. विच प्लांट स्प्रेड रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंज लैंड. तो ये था प्रिकली पियर कैक्टस. और जब इसका नेचुरल प्रेडेटर मॉथ इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पर, तब इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाई थी. तो 124 का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड. सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हाउ मेनी मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हैपेंड. तो टोटल 5 एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं. 6th इज ऑन गोइंग. और ये क्या है, ये मैन मेड है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है. और ये इवन फास्टर है, 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. कंपेनियन सेल्स कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो यहाँ पर सीव ट्यूब और इसके साथ में यहाँ पर ये कंपेनियन सेल्स. ये यहाँ पर इसकी मेटाबॉलिज्म भी रेगुलेट करेगा, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है सीव ट्यूब के पास, कंपेनियन सेल के पास होता है. और इसके अलावा ये प्रेशर ग्रेडियंट भी इसका मेंटेन करेगा. तो कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू सही है, फ्लोएम का पार्ट है. वेसल्स ये जाइलम का पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉलेनकाइमा ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, कार्बन कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होता है पैक्टिन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का. स्क्लेरेनकाइमा टाइप ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये गलत है, मेरिस्टेमेटिक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं. तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच हो जाएगा 126 का फोर्थ. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. नेमेटोसिस्ट स्टिंगिंग कैप्सूल. तो यहाँ पर ये सीलेंट्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये जिस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं नेमेटोसिस्ट. और इस सेल को बोला जाता है निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट्स, या फिर इसी को बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स. यहाँ पर टॉक्सिन्स भरे होंगे. तो नेमेटोसिस्ट स्टिंगिंग कैप्सूल, ठीक है, सीलेंट्रेट्स में प्रेजेंट हैं. नेडेरियंस. स्पॉन्जेस में फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन होता है. टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज. सिल्क वर्म सीपिया यहाँ पर गलत दिया हुआ है. सीपिया इज कटल फिश, मोलस्का का मेंबर है. तो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर फोर्थ. सिल्क वर्म क्या है, बॉम्बेक्स. ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट इंसेक्ट है. 127. नाउ क्वेश्चन नंबर 128. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. ऑक्सीटोसिन फॉर मिल्क इजेक्शन सही है. ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजिनोलिसिस. ग्लूकेगॉन क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है. तो हाइपरग्लाइसीमिया कैसे, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा. इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा तब ग्लाइकोजेनेसिस. तो ये हाइपोग्लाइसेमिक हो गया, ग्लूकोज को कम करेगा. लिसिस है, एक तरफ जेनेसिस है, अपोजिट एंटागोनिस्टिक है दोनों, ठीक है. और ईस्ट्रोजन रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. तो ए का मैचिंग सामने ही है. ए इज़ 1, बी इज़ 2, सी इज़ 3 एंड डी इज़ 4. 128 इज़ फर्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 129. सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर वर्टिब्रल कॉलम.
तो वर्टिब्रल कॉलम का फार्मूला है C7T12, लंबर यहाँ पर 5, सैक्रम 1, कॉकिक्स 1। एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पे 5 बोन्स और यहाँ पर 4 कॉकिक्स में। तो सर्वाइकल का हो गया 7, थोरैसिक का 12, लंबर का 5 और सैक्रम का हो गया 1। तो A is 2, B is 3, C is 1 and D is 4। 129 का तीसरा। Now we move to next question, question number 130. Select the incorrect match. Polyembryony, polyembryony more than one embryo in a seed। तो ये सिट्रस, ठीक है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, मैच्योरिटी पे मैक्सिमम इसमें 3 सेल हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमीट्स। इसके बाद न्यूसेलस, न्यूसेलस ये 2N होगा, स्पोरोफाइट है। ओव्यूल की जो बॉडी होगी वो न्यूसेलस। और ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी प्लीम्यूल नहीं, प्लीम्यूल जो होता है ये शूट सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सी एम्ब्रियो में होगा, एम्ब्रियो का पार्ट है, यहाँ पर होगा ओवेरियन कैविटी को बोलेंगे लोक्यूल। तो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी। तो जेनेटिकल रिसर्च ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये डिसाइड करती है वैलिडिटी और सेफ्टी ऑफ रिसर्च। तो करेक्ट आंसर 131 इज सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये ह्यूमन प्रोटीन एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा। एम्फाइसीमा में सरफेस एरिया जो होगा डिक्रीज हो जाता है, एल्वियोलर वॉल्स जो होंगी डैमेज हो जाती हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर इन टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्रॉस होता है रिसेसिव पेरेंट के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव। और ये इसका जीनोटाइप डिसाइड करने के लिए कि होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो 100% रेड होते, वाइट होता ही नहीं। और वाइट फ्लावर परसेंटेज पूछा गया है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, 2 तरीके के गैमेट्स, यहाँ पर एक ही तरीके का, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये हो गया 50%। करेक्ट आंसर हुआ 133 का 3rd। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे रेड और ये वाइट फ्लावर, तो इनका जो फर्स्ट जनरेशन थी इसमें सिर्फ पिंक मिले थे। और इसके बाद जब इनकी सेल्फिंग की गई तो यहाँ पर 1:2:1 के रेशियो में कैपिटल आर ये रेड हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये पिंक और स्मॉल आर ये वाइट। तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम है यहाँ पे 1:2:1। तो ये डॉग फ्लावर में स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मेजस स्पीसीज जो है इसकी, ये इनमें देखा गया था। करेक्ट आंसर होगा 134 का 4th। नाउ 135, वेयर इज़ द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड है। 135 का करेक्ट आंसर होगा 3rd। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Vikram sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल स्कोर टेस्ट का 18वां टेस्ट है, जो कि 20 नवंबर
25 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी 91 to 135 जर्नी डॉक्टर शैलेंद्र सर ने किया है, और अब मैं 136 से 180 तक की जर्नी आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, वेयर इज द हंगर सेंटर लोकेटेड इन ह्यूमन ब्रेन। आपको बताया गया था कि जब ब्रेन के 3 मेजर पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और इन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन अलग अलग पार्ट थे जिनका अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन था। उसी में एक पार्ट आता है हाइपोथैलेमस, जिसमें सटाइटी सेंटर होता है, जिसमें थर्स्ट सेंटर होता है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक, तो सटाइटी सेंटर मतलब भूख प्यास, इसी को हंगर सेंटर बोलते हैं। तो क्या आंसर आ गया? थर्ड। और सेरिबेलम जो होता है वो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन करता है, याद रखिएगा। और पोन्स में होता है निमोटैक्सिक सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट कोऑर्डिनेट करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा तो आपको पता है कि बॉडी की सारी इनवॉल्युंटरी एक्टिविटीज, गैस्ट्रिक सेक्शन और हमारे गले से नीचे जितनी भी अंदर एक्टिविटी हो रही है, ये सब का सब मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल और रेगुलेट करता है। आंसर थर्ड। अब देखिए इनिशिएशन आपको बताया गया था, जब आपने एनाटॉमी देखा होगा, तो एक आपका स्टेम है और एक आपका रूट है। स्टेम में के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, उसमें प्राइमरी कैम्बियम या नॉर्मल कैम्बियम ये आपको दिखा होगा। लेकिन रूट वाले में आप ध्यान से देखिए, ये जाइलम, ये फ्लोयम, ये जाइलम, ये फ्लोयम, यहाँ कहीं आपको प्राइमरी कैम्बियम नहीं दिख रहा होगा। तो आप कहोगे सर रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है जब इसमें कैम्बियम नहीं। जब रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तो इनके बीच बीच में, अब ये कोर्स में हट गया सेकेंडरी को, फिर भी मैं बता देता हूँ, इनके बीच बीच में ऐसे पेरिसाइकिल होती है, और ये पेरिसाइकिल की सेल एक्टिव होकर वैस्कुलर कैम्बियम बन जाती है, और पहले ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ये रिंग बन जाएगा कैम्बियम की। तो कहते हैं कि जो आपका वैस्कुलर कैम्बियम है सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, किसमें? रूट में, डाइकॉट रूट में, जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और दूसरा केस आपको जब देखा होगा सीड, ये आपका सीड है, ये सीड है, ये रेडिकल है, ये प्लीम्यूल है, और ये गया प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट से सेकेंडरी निकलेगा, फिर इसमें टर्सरी निकलेगा, क्वार्टरनरी निकलेगा। तो ये जो प्राइमरी रूट में जो पेरिसाइकिल होती है, प्राइमरी पेरिसाइकिल होती है, इसी से आपका ये निकलता है लेटरल रूट। तो क्या आंसर आ गया? पेरिसाइकिल। दैट इज फोर्थ आंसर। कहते हैं इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल। फोर्थ आंसर। अब लिखा द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीजन सोडियम। तो कहते हैं कि पीसीटी में 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स पानी और न्यूट्रिएंट का रिएक्शन हो जाता है, और न्यूट्रिएंट का, सोडियम का, इन सब का एक्टिव होता है, वाटर का ऑस्मोसिस से होता है, याद रखिएगा। तो भाई क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल कंट्रीब्यूल, दैट इज सेकेंड एक्टिव सोडियम का, और उसके ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ये एक्टिव होता है, याद रखिएगा, सेकेंड आंसर। अब देखिए ये डायग्राम तो मुझे दिख रहा है यूलोथ्रिक्स का। ठीक, डायग्राम किसका दिख रहा है मुझे? यूलोथ्रिक्स का। और यूलोथ्रिक्स की स्पीसीज मोनोसियस, डायोसियस दोनों होती है, याद रखिए। कुछ स्पीसीज की मोनोसियस हैं, कुछ डायोसियस हैं। अब चूंकि ये ग्रीन एल्गी है, ये तो आपको पता ही है, ठीक, ये ग्रीन एल्गी है, और क्लोरोफाइसी का मेंबर है, स्टार्च के फॉर्म में इसका फूड स्टोर्ड होता है। और ओव्यूल की बात आप करते हो जिम्नोस्पर्म से, एंथ्रीडियम की बात आप करेंगे ब्रायोफाइटा से, तो ये होगा नहीं। लेमिनेन मैनिटॉल फियोफाइसी का, ये गलत। और ए सी और फिको ये भी फियोफाइसी का है, तो मुझे ए और बी सही दिख रहा है, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है, क्योंकि ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, याद रखिएगा। क्या आंसर आ गया? पहला। लिखा आइडेंटिफाई ड्यूरिंग प्रोफेज 1, कुछ नहीं सर, आपको लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटिन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस ये स्टेप थे, और इन सभी स्टेप्स में प्रोफेज 1 के अलग अलग सब स्टेज थे। इनमें अलग अलग घटना घट रही थी। सबसे पहले क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल हो गया था, ठीक, ये था, और उसके बाद साइनेप्सिस हुआ, उस क्रॉसिंग ओवर हुआ, फिर उसका डिसर्टिफिकेशन हुआ, फिर ये चीज़ हुआ। तो आपको पता ये सब। और क्वेश्चन इस बात पे नहीं है कि इनका सीक्वेंस क्या है, बस क्वेश्चन आपको ये बताना है कि प्रोफेज 1 में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। ये सभी घटनाएं घटती हैं, ऑल, याद रखिएगा इनका सीक्वेंस। और सीक्वेंस अगर निकालेंगे तो सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद साइनेप्सिस होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, उसके बाद होगा डिसोल्यूशन कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो BACED क्या आंसर आ गया? अगर ऑर्डर पूछते, सीक्वेंस पूछते तो ये होता, लेकिन आपसे पूछा गया कौन सी इवेंट घट रही है, थर्ड आंसर।
अब देखिए द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट, ये कहा गया कि सपोज दैट ये एक हैबिटेट है, यहाँ से कोई स्पीसीज ए यहाँ से किसी कारण से उठ के एक सडनली माइग्रेट कर जाए दूसरे हैबिटेट में ए में, और यहाँ का नेचर इसको फेवर कर जाए, ये इसे अडाप्ट कर जाए, धीरे धीरे ये अपनी कॉलोनी बनाएगी, प्रोजनी बनाएगी और फिर ये नई स्पीसीज बन जाएगी। इसी को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? सडन नेचुरल सिलेक्शन है, सडन माइग्रेशन है जेनेटिक ड्रिफ्ट, याद रखिएगा। मतलब एकाएक कोई चला जाए और नेचर यहाँ उसको, जैसे यहाँ पर ये सर्वाइव कर रही थी, किसी कारण से इसका यहाँ सर्वाइवल दिक्कत हुआ या किसी कारण से चली गई, तो ये स्पीसीज दूसरे हैबिटेट में गई और यहाँ इवाल्व हो गई, तो ये नई स्पीसीज बन करके एक नया इस हैबिटेट की नई स्पीसीज बन जाती है। इसी को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट से लीड होता है, याद रखिएगा। फिर लिखा सावन टाइफी, आपको पता है बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड काज करता है, और टाइफाइड जो होता है वाटर बाउंड डिजीज होता है, इन्फेक्टेड पानी और इससे आता है पानी, तो थ्रू फूड एंड वाटर से फैलता है, ठीक है। और ये सारे सिम्टम लिखे हैं, लेकिन ये मलेरिया के नहीं है दोस्तों, ये आपके टाइफाइड के सिम्टम हैं, ये आपकी किताब में लिखा है, ठीक है। और ये जब इंटेस्टाइनल परफोरेशन इसका सीवियर केस होता है, ये गलत है। तो मुझे पहला सही दिख रहा है, दूसरा गलत दिख रहा है, फर्स्ट आंसर। तो पहला सिम्टम्स आपको पता ही है कि फूड और पानी से ये फैलते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं थ्रू ब्लड के थ्रू भी, रक्त के माध्यम से भी अन्य अंगों में फैल जाता है, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया? पहला सही है, दूसरा गलत है। फिर लिखा ट्राइकोफाइटन, एक होता है डिजीज काजिंग एजेंट, ठीक है, और एक होता है डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट। डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट को ही हम वेक्टर के नाम से याद रखिएगा। तो जो ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है बच्चों, इसी को आप वेक्टर बोलते हो, ठीक। और वेक्टर कौन कौन सा देखिए, मलेरिया, मलेरिया एक बीमारी है, इसका काजिंग एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक। और इसका वेक्टर क्या होगा? ये होगा फीमेल एनोफ्लीज, ऐसे आप लोग लिख लीजिए बच्चों। और वैसे होता है एक फाइलेरिया, ठीक। इसका जो काजिंग एजेंट है वो चिरेरिया, जिससे बीमारी होती है और फैलता किससे है सर? फीमेल क्यूलेक्स से। और बाकी आप जानते ही हैं डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू चिकनगुनिया, तो इसके लिए क्या है? इसका है वायरस, और वायरस के इसका वेक्टर होता है फीमेल एडीज मक्खी, मतलब एडीज मॉस्किटो। इसका मतलब चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे फाइलेरिया हो, इन सब का वेक्टर मच्छर ही है और सब में फीमेल है। तो इसका मतलब जो आपका ये वुचरेरिया है, ये डिजीज़ को ट्रांसमिट करने वाला नहीं, डिजीज़ काजिंग एजेंट है। तो ये सेंटेंस गलत है। और जितने भी पैथोजन होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि बीमारी काज कर सकते, चाहे बैक्टीरिया हो सकता है, ये फंजाई हो सकता है, इससे रिंग वर्म होता है, इससे तो अभी आपने पढ़ा मलेरिया होता है, और इससे आपने पढ़ा एस्केरियासिस होता है। तो ये ठीक है, ये गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, फर्स्ट आंसर। अब देखिए विद द फॉलोइंग, आपसे बताया गया था कि एक बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो कुछ इम्यूनिटी वो लेके पैदा होता है, और कुछ इम्यूनिटी जब उसको पहली बार इन्फेक्शन लगता है तो आती, जो इन्फेक्शन के बाद आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। और जो लेके पैदा होता है उसको बोलते हैं इन्नेट। और इन्नेट के 4 प्रकार थे। पहला था, ठीक है, जो कि बैरियर के फॉर्म में था। इन्नेट कैसा था? बैरियर के फॉर्म में था। और पहला बैरियर था क्या चीज़? फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल, फिर सेलुलर, और उसके बाद साइटोकाइन। तो आपसे पूछा गया सेलुलर बैरियर का एग्जांपल, जितने प्रकार की मैक्रोफेज होती हैं, फैगोसिटिक सेल होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं, ये सब की सब क्या होती है? नेचुरल किलर। जैसे आपने पढ़ा टी लिम्फोसाइट में किलर, सप्रेसर, हेल्पर, तो किलर वाला भी आपका बैरियर होगा। और इंटरफेरॉन किसका है? साइटोकाइन बैरियर है। अब सर ये साइटोकाइन क्या चीज़? देखिए मैं कह रहा हूँ एक सेल है, इसको किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाएगी और बगल वाली कोशिकाओं को दे देगी। क्यों? ताकि इस वायरस के फर्दर इन्फेक्शन से ये सेल बच जाए। इसी को बोलते हैं, एक प्रकार का बैरियर है, एंटीवायरल प्रोटीन होता है इंटरफेरॉन, जो कि आपका साइटोकाइन बैरियर का एग्जाम्पल है। तो सिर्फ A, B, C ही होगा फर्स्ट आंसर। कुछ नहीं, आपकी किताब में लिखा है कि भले ही बहुत सी आपके ड्रग्स होते हैं जो अलग अलग मेडिसिनल पर्पज़ के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया, इन सब में इस्तेमाल होते हैं, उनको भी हम एब्यूज करते हैं। तो उसी का एग्जांपल है कि इनमें से कौन सी बीमारी जो मेंटल इलनेस की होती है? बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामाइन, बेंजोडाइजेपिन और लाइसर्गिक डाइसल्फामाइड, LSD, ये सब के सब मेडिसिन की तरह तो हैं, लेकिन जब आप इसे मेडिसिन के रूप में लो, और जैसे ही इसकी क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे आपको नुकसान करने लगेगा। ठीक है। इन द फॉलोइंग बेवरेजेस मैक्सिमम कंटेंट ऑफ एल्कोहल, आपको बताया गया था एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन,
डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन। अगर विथ डिस्टिलेशन बनेगा तो भाई साहब एल्कोहल का कंसेंट बढ़ेगा, और बिना डिस्टिलेशन के रहेगा तो ये घटेगा। तो इससे जितने भी आपके एल्कोहलिक बेवरेजेस विथ डिस्टिलेशन हैं उनमें एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा, उनमें सबसे ज़्यादा क्या, ब्रांडी में। तो ये दोनों वाइन और बियर तो विदाउट डिस्टिलेशन है, इनमें तो वैसे भी एल्कोहल कम रहेगा। थर्ड आंसर आपसे पूछेंगे डिस्टिलेशन कराते क्यों हैं, टू कंटेंट, एल्कोहलिक कंटेंट को बढ़ाने के लिए डिस्टिलेशन किया जाता है, याद रखिएगा। थर्ड आंसर, और चाहे डिस्टिलेशन से हो चाहे नॉन डिस्टिलेशन से हो, ईस्ट ही बनाता है सारे एल्कोहलिक बेवरेज, याद रखिएगा। थर्ड आंसर। कुछ नहीं सर, आपको मालूम था, आपकी किताब में पेज लिखा हुआ है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउस होल्ड प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज में इस्तेमाल होते हैं, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल निकालते हैं। उनमें से एक नाम आता है एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई, इससे निकलता है एसिटिक एसिड। एक फंजाई है एस्पर नाइगर सिट्रिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टोबैसिलस को बोलते हैं। थर्ड आंसर। कुछ नहीं सर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको पता है ये न्यू दिल्ली में है, IARI बोलते हैं। और एक और दूसरी संस्था है KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इन्हीं दोनों के सहयोग से बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया था। ये आप किताब में लिखा। फर्स्ट आंसर लिखा व्हाट इज द रोल ऑफ पिल्स। आपको पता पिल्स में मेनली जो होते हैं वो आपके प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, मतलब हार्मोन होता है, और इसके अलावा एस्ट्रोजन होता है, ठीक, दो चीज़ें, तो प्रोजेस्टेरॉन होता है और एस्ट्रोजन होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब अगर केवल प्रोजेस्टेरॉन होगा तो बोलेंगे मिनी पिल्स, दोनों होंगे तो बोलेंगे मेगा पिल्स। दोनों का रोल आपका लगभग सेम ही है। पिल्स और इम्प्लांट दोनों में सेम कंटेंट होता है, दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन जैसे होता है गोली और इंजेक्शन, तो इम्प्लांट इंजेक्शन है और ये आपकी गोली है। अब ये करेंगे ओवुलेशन पे काम, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अगर आप, अब देखो होता क्या है कि हमारे पिट्यूटरी को ग्लैंड को ये लगता है कि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में है मतलब प्रेगनेंसी सस्टेन कर गई है, तो अगर प्रेगनेंसी है तो GnRH गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। भाई अगर ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दिया तो ब्रेन को तो ये लगेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो प्रेगनेंसी हो गई है तो जितनी फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जो आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है वो रुक जाएगा, तो इससे आपका कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया। क्यों? जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, आपका ओवुलेशन नहीं होगा, याद रखिएगा। तो हमारे ब्रेन पिट्यूटरी को बेवकूफ़ बनाएगा, तो ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को, और कहते हैं अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट स्टार्ट। अब देखिए ये रोल आपका हार्मोनल IUD का भी होता है, आपकी किताब में लिखा है, तो ये गलती मत करिएगा। जहाँ कहीं पर भी हार्मोनल IUD आएगा या नॉर्मल होगा पिल्स, वो दोनों सेम काम करेंगे, ठीक। तो मुझे ABC, और ये तीसरा वाला जो दिख रहा है ये आपके कॉपर रिलीजिंग IUD का है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, तो ABC ही सही है, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा है कि द RNA पॉलीमरेज ओनली, किताब में लिखा है भाई कि RNA पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो ये इलॉन्गेशन के लिए होता है, लेकिन जब ये सिग्मा फैक्टर से जुड़ता है तो ट्रांजिटली जुड़ता है, तो ये इनिशिएशन करता है, और जब रो फैक्टर से जुड़ता है तो टर्मिनेशन करता है, ठीक। तो इसका मतलब सिग्मा फैक्टर जो आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, रो फैक्टर आपके प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, याद रखिएगा। तो RNA पॉलीमरेज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन, ये सही है। और RNA पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांसली विद सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर टू टर्मिनेट एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये गलत है भाई, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, फर्स्ट आंसर। तो RNA पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन, और RNA पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिटली विद सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर टू टर्मिनेट एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट आंसर। ये पहला सही है, दूसरा गलत है। Elucidation of the lycopyran was also a result of a close association between a biochemist। अब देखिए इसमें क्या गलत लिखा है, जो बायोकेमिस्ट हैं वो आपके जैक्यू मोनार्ड हैं, और जो जेनेटिसिस्ट है वो फ्रेंचिस जैकब, तो ये उल्टा लिखा गलत है। और लाइकोपिरान जो होता है वो लगातार चलता रहता है रिप्रेसर के लिए, कहते हैं लाइकोपिरान जो है आई जीन वो लगातार एक्टिव रहती है, वो चलती रहती है, ठीक। एक तो ये हो गया, और लाइकोपिरान में जो परमिएज है वो पहले से एक्टिव रहता है, उस जीन को थोड़ा बहुत मतलब हमेशा सप्रेस नहीं रहता, क्योंकि परमिएज को सेल की ज़रूरत पहले से हो, ताकि जो आप बीटा कैक्टोसाइड्स है वो आपके बीटा कैक्टोसाइड्स है वो सेल के अंदर जाए डाइजेशन के लिए, याद रखिएगा। तो इसका मतलब जब आपका
लैक्टोज आएगा तभी रिप्रेसर साइज होगा, ये नहीं, रिप्रेसर पहले से बना रहता है, तो ये गलत है। लिखा है लैकोपेरान रिप्रेसर ओनली सिंसाइज में लैक्टोज यानी रिप्रेसर पहले से बनता रहता है, तभी ये स्विच ऑफ रहता है, और जब लैक्टोज आता है तो स्विच ऑन हो जाता है। तो क्या ये दोनों के दोनों सेंटेंस गलत दिख रहे हैं मुझे? फोर्थ आंसर। लिखा इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, नहीं सर, ईस्ट और हाइड्रा जो हैं ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, ये आपकी किताब में ही लिखा है, ठीक। अब बैक्टीरिया हो, यूनिसेलुलर एल्गी हो, अमीबा हो, इनमें सिनोनिमस होते हैं रिप्रोडक्शन ग्रोथ। क्यों? आपको पता है एक सेल है और एक सेल रिप्रोड्यूस करेगी, 2 सेल बनाएगी, और आपकी किताब में लिखा कि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, ये आपके ग्रोथ के पैरामीटर है। तो जब आप सेल की संख्या बढ़ रही है मतलब मास तो बढ़ ही रहा है और नंबर ही बढ़ रहा है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस, याद रखिएगा। तो मुझे पहला फॉल्स दिख रहा है, दूसरा ट्रू दिख रहा है, क्या आंसर आ गया? सेकेंड। तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है, सेकेंड आंसर। मेन एल्गी लाइक केल्प फॉर्म माइक्रोस्कोपिक, नहीं सर, अगर ये मेन एल्गी जो होती है बहुत ही बड़ा प्लांट बनाती है और लगभग कहते हैं कि ये 100 मीटर तक रीच कर जाती है, माइक्रोस्कोपिक नहीं होती, गलत है। और कहते हैं एल्गी विद स्लॉथ बियर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, ये कैसे? देखिए, ये ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन होता है स्लॉथ बियर से। पेड़ों के ऊपर जो आपका स्लॉथ बियर होता है ये ऐसे पड़ा रहता है। अब जो इसके एनिमी और प्रेडेटर होते हैं इसको पहचान ना लें, पिकअप ना कर लें, इसको खा ना जाए, इसको नुकसान ना पहुंचाएं, इसके लिए इसके जो लंबे लंबे रोएं होते हैं इसके शरीर के फर, जिसको रोवा, तो उसमें ये ग्रीन एल्गी ग्रो करती है, मतलब उसमें रहती है, और इससे पूरा शरीर जो होता है वो उसका हरा हरा ग्रीन हो जाता है। तो दूर से देखने पर अगर ये पेड़ों पे कहीं लटका है, कहीं बैठा है, तो हरे हरे पेड़ों के बीच में इसको पहचान पाना, आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये कैमोफ्लेज हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो एल्गी को क्या बेनिफिट हुआ? एल्गी को रहने का जगह मिल गया, उसको ग्रो करने का स्पेस मिल गया, और इसको हो गया अपने एनिमी और अपने प्रेडेटर से कैमोफ्लेज के माध्यम से अपने को प्रोटेक्ट कर लिया इसने। तो ये आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, याद रखिएगा। तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है, कैमोफ्लेज ही होता है, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि स्लॉथ बियर को किस तरीके से फ़ायदा होता है, तो आप बताएंगे कि सर ये कैमोफ्लेज के माध्यम से अपने प्रेडेटर और अपने एनिमी से प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और हरा हरा दिखाई पड़ता है पेड़ों की तरह, ठीक है, ये चीज़ है। तो पहला गलत है तो सही है। आपको बताया गया है कि जब सूखे ज़मीन पर होगा और घासों पर होगा तो जो मेंढक होता है ये भी कैमोफ्लेज करता है, तो इसकी बॉडी कलर एक समान नहीं रहेगा, पहली बात। और कहते हैं जब पीक समर बहुत ठंडी होगी और बहुत गर्मी होगी और बहुत ठंडी होगी तो ये दिखाई नहीं पड़ता मेंढक, ये चला जाता है हाइबरनेशन एक्टिवेशन में। तो ये गलत है कि बहुत एक्टिव होता है, ये दोनों सेंटेंस गलत है, फोर्थ आंसर। अब देखिए, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसे मैं कहूँ गैलेक्टोज का, जब गैलेक्टोज एक मोनोमर है और जब उसका पॉलीमर बनेगा पॉलीसेकेराइड तो बोलेंगे गैलेक्टेंस। मैनोज जो होते हैं, मैनोज जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों आपस में क्या हैं? ईपीमर हैं, ठीक है, या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज का पॉलीमर बनता है तो स्टार्च और सेलुलोज बोलते हैं, और मैनोज का पॉलीमर वो होता है तो उसको बोलते हैं मैनन्स, और गैलेक्टोज का होता है बोलते हैं गैलेक्टेंस। तो इसका मतलब ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, ना कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन, गलत है भाई। और एल्गी के अलावा सेल वॉल कंसिस्ट सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, ये सब सही है, ठीक है। बिसाइड्स एल्गी इन अदर प्लांट्स सेल वॉल कंसिस्ट, कहते हैं कि एल्गी के अलावा अगर सेल वॉल प्लांट में है तो उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन ये सब होंगे। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, क्या आंसर आ गया? सेकंड। तो ये गलत है और ये सही है, ठीक। अब देखिए ये दोनों डायग्राम आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक आपका गोल्गी बॉडी है। तो इतना तो हमको पता है कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, तो चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो और चाहे ग्राम नेगेटिव, इसमें पाया ही नहीं जाएगा, फोर्थ आंसर। अब देखिए, आपसे कहा गया था कि जब आप एक सेल साइकिल की बात करते हैं, ठीक है, तो एक तो आपका इंटरफेज हो गया, ठीक, और एक एम फेज हो गया, ठीक, और इसमें हो गया G1, S और G2, और इसमें तो नॉर्मल। कहते हैं 95% से ज़्यादा टाइम यही तीनों लेते हैं, तो यही सही है सर। सेल साइकिल में अगर हम बात करें तो इंटरफेज G1 एस G2 मोर देन 95% यही टाइम टेकिंग होते हैं टोटल टाइम का, फर्स्ट आंसर। आपको मालूम है कि जब आप फर्मेंटेशन की बात करते हो बच्चों, फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन भी कई प्रकार के हैं। एक तो आपका एल्कोहलिक, ठीक,
और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल और CO2 निकलता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पायरुवेट लैक्टिक एसिड बनती है लेकिन CO2 नहीं निकलता। और आपको पता है कि जो फर्मेंटेशन है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक प्रोसेस है। तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ये तो सर जीरो ही होगा, लेकिन जो CO2 इवॉल्व है ये भी जीरो मॉलिक्यूल होगा। दैट इज फोर्थ आंसर। समझ गए? तो चाहे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टिक फर्मेंटेशन हो, दोनों में जीरो ही होंगे और इवोल्यूशन भी जीरो का। ठीक है भाई। और इसका RQ जो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का क्या हो जाएगा, 0/0, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हो जाएगा CO2/0। तो क्या इनफाइनाइट। इसका मतलब RQ इनफाइनाइट हो सकता है, RQ जीरो भी हो सकता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में RQ इनफाइनाइट है और लैक्टिक एसिड में जीरो है। फोर्थ आंसर। लिखा सर द कार्ड स्टेट कुछ नहीं सर, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन एमंग ऑर्गन्स। आपको पता है कि हार्मोन का एक्शन तो होता है लेकिन उतना फास्ट नहीं जितना कि नर्वस सिस्टम का होता है। और कहते हैं नर्व फाइबर हर एक सेल में नहीं इंटर कर सकती। अब देखिए इसी कमी को, जो इसके अंदर ड्रॉबैक थी, इसी कमी को हर एक सेल तक नर्व ज्योति नहीं इंटर कर सकती। ठीक, इसके लिए लाया गया हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा। और न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड। आपको पता ही है कि हार्मोन का अगर कोई हार्मोन रिलीज हुआ तो उसका इम्पैक्ट, उसके कैट सिम्टम्स शरीर में लंबे समय तक रहते हैं। जिससे मान लीजिए कि एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन का जो सिम्टम है वो बॉडी में आपका लंबे समय तक रहता है, लेकिन इस सपोज मैंने इसे पंच किया तो मुझे एहसास हुआ, फिर एहसास बंद हो गया। ये चीज़ ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे तक इसका मुझे एहसास ही हो रहा है। याद रखिएगा। ठीक, तो क्या आंसर आ गया, फोर्थ। कुछ नहीं सर, प्लांट ग्रोथ जो रेटर होते हैं वो स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं और डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। क्यों, आपने पढ़ाई था एडनिन डेरिवेटिव, इंडोल डेरिवेटिव, इथाइलिन, टर्पिनोइड्स। ठीक है। PGR कैन बॉडी डिवाइड इनटू 2 ग्रुप बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन लिंक। कुछ नहीं सर, जो प्रोमोटिंग एक्टिविटी होंगे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, जो इनहिबिटिंग एक्टिविटी होंगे उनको बोलेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। और कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर इन्वॉल्व इन जितने भी ग्रोथ वाले प्रोसेस होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। और ट्रॉपिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है, किसी भी रिस्पॉन्स के अगेंस्ट पौधे का एक डायरेक्शन में ग्रो करना। सपोज दैट कोई पौधा क्रीपिंग वाले होते हैं, लौकी, कद्दू, जितने भी होते हैं। आप हल्का देखिए, अगर आप एक धागा बांध दें, जैसे आप धागा बांधेंगे वो उस धागे पे लिपटना शुरू कर चल जाएगा। आप याद करिए ऑक्सीजन की डिस्कवरी, जो आपका एवेना कर्वेचर था, आपने लाइट दिया, उसने रिस्पॉन्ड किया, वो ट्रॉपिक ग्रोथ था। वो फोटोट्रॉपिक था, क्यों, लाइट के काउंटर में उसने ऐसा किया, और टच करेंगे तो थिग्मोनेस्टिक हो जाएगा। याद रखिएगा। तो मैं क्या कहूँ, ट्रॉपिक। और पैटर्न फॉर्मेशन क्या है, आपको पता है कि एक जाइगोट से ढेर सारी सेल लगातार बनती चली जाती है, तो सेल छितर तो जाएगी नहीं, तो क्या होता है, सेल जैसे जैसे बनती चली जाती है उसकी ग्रुपिंग होने लग जाती है, उसी को बोलते हैं पैटर्न फॉर्मेशन। ये ठीक है। और सेल डिवीजन होगा, इनलार्जमेंट होगी, फ्लावरिंग, ये सब ग्रोथ होंगे। तो प्रोमोटर जितने होंगे वो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। फोर्थ आंसर। कुछ नहीं सर, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन, तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ग्लाइकोलाइसिस का ही दिखेगा। ठीक। दूसरा आपको दिखेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक। और उसके बाद आप देखेंगे क्रेब्स साइकिल। और उसके बाद देखिए ETS, ये लिख के आ जाएगा। अब ग्लाइकोलिसिस में आप देख रहे हैं बच्चों कि इसमें मुझे 2 ATP खर्च होती है और 4 ATP बन जाती है। ठीक। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में आप देखिए कोई SLP नहीं होती, लेकिन क्रेब्स साइकिल में 2 GTP मिल जाता है। तो इसका मतलब SLP 2 वहाँ है, 4 यहाँ, 4 और 2 6 आ गया। अब आप कहोगे सर कि ग्लाइकोलिसिस में 2 इस्तेमाल हो जाते हैं, तो अगर इस 2 को इस्तेमाल कर लो तो भाई आंसर 4 आना चाहिए, 4 है नहीं। यहाँ पे सिर्फ पूछा गया कितने बनते हैं, यहाँ नेट गेन जैसा टर्म नहीं है। बात को समझिए, नेट गेन जैसा टर्म नहीं है। अगर नेट गेन लिखते कि हाउ मेनी नेट गेन, तो नेट गेन लिखते तो 2 मान लो माइनस कर भी देते। यहाँ से बनने की बात करिए 6 ATP, और हमने 4 का ऑप्शन दिया नहीं, कंट्रोवर्सी हो जाए, आप मुझसे कोई सवाल करें। ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि SLP 4 यहाँ बन गया और 2 यहाँ बन गया 6।
अब देखिए, आपको ये पता था कि जब आप गाइनोसियम की बात करते हो, इस पूरे क्वेश्चन को समझते हैं, गाइनोसियम, ठीक। अब एक गाइनोसियम की जो यूनिट है उसको बोलते हैं पिस्टिल, और एक पिस्टिल की अगर आप बात करो तो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ठीक। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसके अंदर होते हैं ओव्यूल, ये आपने पढ़ा ही था, ठीक। ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, ये आप जानते थे, ठीक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एग। इतनी बात आपको पता है कि नहीं? तो ये कहना चाहते हैं कि अगर एक फ्लावरिंग प्लांट में एक ओव्यूल के अंदर, जैसे एक ओव्यूल है, ठीक है, एक ओव्यूल के अंदर 5 एम्ब्रियो सैक हों, ठीक। और आपको पता है कि अगर टिपिकल एम्ब्रियो सैक की आप बात करें तो एक एम्ब्रियो सैक में 2 सिनर्जिड, एक एक्सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। तो इसका मतलब 5 एम्ब्रियो सैक अगर है, ठीक है, तो 5 एग होंगे इसके अंदर, नो डाउट। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई एक ओव्यूल के अंदर। और कह रहे हैं कि ये ओवेरियन कैविटी 50 ओव्यूल रखती है। तो सर अगर 50 ओव्यूल हैं तो मैं हर ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक? 5, तो 250 आपके एम्ब्रियो सैक हो गए, ठीक। इतनी बात समझ में आई। और अगर 250 एम्ब्रियो सैक हैं तो हर एम्ब्रियो सैक में 250 आपके एग हो जाएंगे। आंसर क्या आ गया? थर्ड। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ, आपने बोला गाइनोसियम की एक यूनिट होती है पिस्टिल, एक पिस्टिल में देखिए ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, और ओवरी के अंदर कैविटी का नाम है ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी को बोलते हैं लोक्यूल, उसके अंदर पाया था ओव्यूल। एक ओव्यूल में 5 एम्ब्रियो सैक होते हैं और हर एम्ब्रियो सैक में एक एग होता है। हालांकि लिखा नहीं है, उससे अंडरस्टूड नहीं, क्योंकि बोला गया है कि टिपिकल एम्ब्रियो सैक आपका एक एग रखता है, ठीक है। तो ये एक एम्ब्रियो सैक में एक एग, तो इसका मतलब अगर मुझे एग निकालना है तो मैं एम्ब्रियो सैक निकाल लूँ, तो 250 एम्ब्रियो सैक हो गए, तो 250 एग हो गए। थर्ड आंसर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। लिखा विद द फॉलोइंग आर फ्लावरिंग प्लांट है, ये आप किताब में लिखा क्रोटोलेरिया, बाल्सम और विंका, ये आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं। और इन्हीं पर आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और सुगर शोषण लेके आपने किया था, ये लिखा है सेक्शन 4। और फ्यूकस तो आपको पता है सर, ये ब्राउन एल्गी है, ठीक। और पिंकटाडा को बोलते हो पर्ल ओएस्टर, ये आपको पता ही है, ठीक। तो मुझे ये नहीं होगा, ए, बी और डी। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। व्हाट इज रेसर पाइन, ये तो आपको पता है सर, ये एल्कोलॉइड है। और ये किस्सा निकाला गया राउल्फिया वोमेटोरिया, ठीक है, राउल्फिया वोमेटोरिया। और एक प्रकार की ये शो करती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये आपको पता है क्या शो करती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसने ये कहा है कि हिमालय के अलग अलग रीजन में जो ये ग्रो करते हैं, तो आप अलग अलग रीजन से भी एक ही स्पीसीज को आप अगर ग्रो करा रहे हो, जिनका क्लाइमेट, जिनका एनवायरनमेंट, जिनका नेचर, हर चीज़ बदल गया, तो जाहिर सी बात है जो पोटेंसी और कंसंट्रेशन इस केमिकल की है वो बदल गई। इसका मतलब एक स्पीसीज के अंदर, मतलब जीनस, भाई जीनस एक स्पीसीज है, उसका जेनेटिक कॉम्पोनेंट सेम है, और अलग अलग जगह पे आपने ग्रो कराया तो वेरिएशन देखने को मिल गया। इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकेंड आंसर। कुछ नहीं सर, आपको बोला गया था कि एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए आपका जो जरूरत होती है वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब ये चाहे फ्रॉग हो, चाहे स्नेक हो, चाहे ग्रासहॉपर हो, ये सब के सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई ज़्यादा और कम नहीं। थर्ड आंसर। प्लांट प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स, कहते हैं सपोज दैट ये एक जगह है, हैबिटेट है, और ये एक पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है। अब इस पेड़ को ग्रो करने के लिए 3 बातें, यहाँ का क्लाइमेट कैसा, यहाँ की एबायोटिक कंडीशन कैसी है, इसका मतलब आपका वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ज़रूरी है। फिर इस सॉइल जहाँ ये ग्रो कर रहा है, इनमें न्यूट्रिएंट प्रॉपरली है कि नहीं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा इसी से ग्रो करेगा। फिर इस पौधे की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है, मान ली सारे पत्ते झड़ जाएं इसके तो कैपेसिटी नहीं रहेगी, ठीक। और लिखे प्लांट स्पीसीज, ये स्पीसीज कौन सी है, मान लीजिए इस स्पीसीज के अंदर ज़्यादा फल देने की कैपेसिटी ना हो, मान लीजिए इस स्पीसीज के अंदर ज़्यादा पत्ते ना होते हो, कांटे वाला वृक्ष हो, तो पहली चीज़ स्पीसीज क्या है, और स्पीसीज होने के बाद यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट क्वालिटी कैसी है, कई चीज़ें होती हैं। तो A, B, C, D ये सारी चीज़ें
किसी पौधे के प्रोटीन पर डिपेंड करती हैं। फोर्थ आंसर। फिर लिखा व्हेन सर्टेन एक्सोटिक, आपकी किताब में एक प्रिकली पियर कैक्टस का एग्जांपल दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया से ला करके एक जगह पर आपने प्रिकली पियर कैक्टस डाला और जैसे आपने डाला बहुत तेज़ी से फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि वो एक्सोटिक था, पहली बात, और जहाँ से लाया गया और जहाँ इसको इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पर इसका कोई प्रेडेटर नहीं था, इसको कम्पीट करने वाला कोई प्रेडेटर था ही नहीं, तो प्रेडेटर नहीं था, इसकी वजह से बहुत तेज़ी से पूरा फैल गया। तो लिखा था इन्वेस्ट लैंड नो नेचुरल प्रेडेटर आर प्रेजेंट फॉर एक्सोटिक स्पीसीज। तो भाई ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने वाटर हाइसिंथ के बारे में पढ़ा था कि देखिए पूरे टेरा बंगाल हो गया क्योंकि उसका भी कोई प्रेडेटर नहीं था। तो क्या आंसर आ गया? थर्ड। लिखा सेट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। कहा गया कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये होना चाहिए कि लगातार सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड इस्तेमाल करने चाहिए। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर 4 to 5 आवर्स से, हर 4 से 5 घंटे में आपको इसको बदल लेना चाहिए। और अगर बदलने के बाद ये नहीं कचरे की तरह आपने नैपकिन कहीं फेंक दिया क्योंकि उसमें ब्लड होता है, इन्फेक्शन हो सकता है दूसरे को, ठीक है, तो उसको आपके ड्रेन पाइप में या कहीं ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए या टॉयलेट में फेंक दिया, ऐसा नहीं, उसको आप डस्टबिन में रखिए, किसी जगह डिस्पोज करिए। ये लिखा आपके अंदर फोर्थ आंसर। कुछ नहीं सर, ये डीएनए का सैंपल है, इससे आपको एमआरएनए बनाना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बहुत से बच्चे एमआरएनए बनाने में प्रॉब्लम करते हैं, आज इसको सीख लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं कह रहा हूँ ये आपका एक एमआरएनए बना, ये डीएनए है, देखिए CCCTTAGT, CCCTTAT, ठीक है। और ये आपका 5-3 CCCTTAGT 5-3, ठीक। अब देखिए ये 5 है, ये 3 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा सर? GGGAATA और यहाँ पे 3 5। अब कमाल की बात देखिए बच्चों, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, आज इसको सीख लीजिए। इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, इसी को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, और इसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं एंटी सेंस, इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग, ठीक, और इसी को बोलते हैं टेम्पलेट, इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग। समझ गए? तो इतनी बात आपको समझ में आए। अब जब एमआरएनए बनना होता है तो 2 तरीके से कहते हैं, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो और चाहे रेप्लिकेशन हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हैं। तो एमआरएनए जब बनना होगा ना, एमआरएनए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हुए जस्ट आपका एमआरएनए कुछ ऐसे बनेगा, जी के सामने सी, जी के सामने सी, जी का कौन सी AT, ठीक है, ए के सामने, अब ए के सामने टी आना था, आरएनए में थायमिन होता नहीं, तो ए के सामने यू, ए के सामने यू, टी से ए और ए से यू, याद रखिएगा। तो ये एमआरएनए बना। अब ध्यान से देखिए, इसको और इसको देखिए, CCCU, सारे कोडॉन सेम हैं, केवल थायमिन की जगह पर यूरेसिल आया था। इसीलिए कहते हैं कि जो कोई कोडान, वो स्ट्रैंड डीएनए का जो कोड नहीं करता उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोड इसने किया, टेम्पलेट ये है, लेकिन देखिए सारा सेंस इसी का आया पूरा का पूरा, और यही कोडिंग है, सारे कोड इसी के हैं, केवल थायमिन की जगह पर यू आ जाता है, याद रखिएगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन में दिया जाए बच्चों कि कोई डीएनए का स्ट्रैंड आपको दे दें, सपोज दैट ATGCC, ऐसे दे दें, कुछ भी जी ऐसे दे दिया इन्होंने, अगर इसके स्ट्रैंड को नहीं बताया गया है तो आप इसको टेम्पलेट मान के सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा। अगर इसके पोलैरिटी ना बोली जाए कि 3 5 है, 5 3 है, तो आप इसको टेम्पलेट मान के सॉल्व करेंगे। और जब इसका एमआरएनए बनाएंगे, ठीक है, एमआरएनए तो कैसे बनेगा? ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी, ठीक है, और सी के सामने जी, जी, जी और सी, इस तरह से बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन, अब अगर मैंने यहाँ पोलैरिटी ऐसे मेंशन कर दी 5 3 तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ टी बस वहीं यू लगा दीजिए, तो AUGCCC और जी आ गया आंसर आपका। समझ गया आपको? तो क्या करना है आपको, जब भी आप देखिए क्वेश्चन आपका भरा पड़ा आपके अनसॉल्व में, अगर आपको कुछ ना बोला जाए तो आप टेम्पलेट मान के सॉल्व करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। और अगर कुछ ना, अगर आपने मान ली इसको लिख दिया जाए कोडिंग या 5 3 लिख दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, उसके जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ यू लगा देंगे, बस काम खत्म, टेम्पलेट, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब आते हैं वापस,
ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, लिखा है CCCTTAGT। अब कह रहे हैं कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो तो क्या mRNA बनेगा और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। आपको मालूम था कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो स्ट्रैंड के बीच जो बेस पेयर होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। इतनी बात तो आपको समझ में आती है, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की कल्पना, और हाइड्रोजन बॉन्ड तो तब आप बात करेंगे ना कम से कम दो स्ट्रैंड हो। mRNA तो आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसका मतलब भैया ये तो जीरो होगा, और ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते हाइड्रोजन बॉन्ड के। क्वेश्चन को समझिए, मैं कह रहा हूं आप हाइड्रोजन बॉन्ड की कल्पना तब करेंगे जब दो बेस पेयर को जोड़ना हो। यहाँ तो केवल एक ही स्ट्रैंड है, तो भैया ये तो 0 0 ही होगा, ये दोनों ऑप्शन मैदान से बाहर। और याद करिए tRNA की बात है, tRNA का स्ट्रक्चर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये ऐसे है, और फिर उसके बाद देखिए ऐसे फूल कर ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया, ऐसे ही करके है ये। और जो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती याद रखिएगा, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग सारे tRNA में एब्सेंट है, ये बात गलत है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग RNA पे वैलिड है? यस, tRNA में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, उसमें एक ही स्ट्रैंड घूम के ऐसे फोल्ड हो जाता है, ये डबल नहीं बोलेंगे, समझ गए, याद रखिएगा। तो अब चूंकि यहाँ पर mRNA की बात है तो कोई बात ही नहीं है। अब 5' अब करना क्या सर, 5' 3' वाले को पकड़ो और जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ U लगा दो। तो 5' 3' को मैंने पकड़ा और मुझे CCCUUAG और U, ये मेरा आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर ये बेस पेयर भी तो वैसे ही दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये 3' 5' बना है, मतलब आप 3' 5' 3' कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, गलत है, सेकेंड आंसर। और 3' 5' को अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री मान के सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा, 5' 3' G के सामने C, G के सामने C, G के सामने C, A के सामने U, A के सामने U, और T के सामने A, C के सामने G और A के सामने U। क्या यही चीज़ नहीं लिखा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने दोनों स्टैंड आपको दिए हैं, ठीक है। अब आपको बनाना था क्या, तो 5' 3'। कुछ नहीं सर, ये अपने पूर्वज के भाई बंधुओं को पहचानना सीखिए। अभी कुछ बच्चे आए सर कि इसको पहचानना पड़ेगा, कैसे याद करना पड़ेगा। भैया एक बात बताइए, आप अभी आपको कोई आपकी फेवरेट हीरोइन हो, ठीक है, जैसे मेरी फेवरेट हीरोइन हो, तो मैं 100 लोग के बीच पहचान लूँगा कि ये तो मेरी फेवरेट हीरोइन जा रही है, आप भी पहचान लोगे। तो ऐसे जैसे हीरोइन पहचान ले तो इनको ही पहचानो। पहले वाले का नाम शुगर ग्लाइडर, लेकिन हम अपनी फेवरेट हीरोइन का नाम बताएंगे नहीं, याद रखिएगा, शुगर ग्लाइडर। और ये क्या है, नम्बेट, नहीं नम्बेट नहीं है, ये बॉम्बेट है, देखो हम ही बुला गए, बॉम्बेट। और ये क्या है, कोयला, कोला। और ये है एंटीटर, ये क्या एंटीटर, और ये तो कैट है, और ये उल्फ है, ठीक। ये मार्सुपियल्स हैं, ABD, याद रखिएगा। तो भैया आपको नाम याद करने पड़ेंगे, आप नहीं याद करोगे तो हम याद करा देंगे। अभी पूरे साल घुमा घुमा के सवाल मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई आपको पहचानना पड़ेगा, जैसे आप हीरो हीरोइन पहचान लेते हैं, कोई फेवरेट चीज़ होती है, जानवर पहचान लेते हैं, कैसे आप बताइए 20 जानवरों के बीच आप कैसे पहचान लेते हैं, ये भालू है, ठीक है, ये तेंदुआ है, क्योंकि आपको उसके प्रति एक लगाव है कि इंटेंशन है, इसको जानना है, एक लगाव, वो लगाव अपने NCERT किताब के प्रति लाइए। केवल हीरो हीरोइन मत देखिए कि अरे ये तो है, ठीक है, वो अपना अपना चॉइस होता है, फिल्मों में इन सब चीज़ इंटरेस्ट होता है, तो वैसे ही इंटरेस्ट आपको इन किताबों में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनसे आपको करियर बनना है। बात को समझिए। तो पहला वाला क्या, शुगर ग्लाइडर है, और ये दूसरा वाला जो बंदा पेड़ पर टहल रहा है ये बॉम्बेट है, तीसरा वाला क्या है, ये कोयला है, और ये बॉब कैट है, और ये वुल्फ है। तो इसमें ABD ही मार्सुपियल हैं, याद रखिएगा, पाउच्ड मैमल इन्हीं को बोलते हैं। अब लिखा हुआ फॉलोइंग हार्मोन आर प्रोड्यूस वुमन ओनली प्रेगनेंसी, ठीक है भाई, SCG HPA रिलैक्सिन, ये वो हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं। रिलैक्सिन ओवरी और प्लेसेंटा दोनों से आता है, याद रखिएगा। SCG जो है ग्लाइकोप्रोटीन है, HPL प्रोटीन है, ठीक है, याद रखिएगा, SCG ग्लाइकोप्रोटीन है। ह्यूमन कॉन्ट्रापेन, थर्ड आंसर। फिर विद फॉलोइंग फीमेल एसिड, कुछ नहीं सर, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, विजाइना सब है, और इनमें भी 3 पार्ट पहले, इन्फंडिबुलम, इस्थमस, ठीक है, और एम्पुला। व्हाट इज गेस्टेशन कहते हैं, अगर मैं ये यूट्रस मानूं और ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये जैसे अटैच होगा, जिस दिन इम्प्लांटेशन होगा उस दिन से शुरू होगा गेस्टेशन, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट आसन।
आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल हैं वो वहाँ के एंडेमिक है। क्यों एंडेमिक है? जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, मतलब अलग अलग महाद्वीप अलग हुए, सेपरेट हुए हैं, तो वहाँ पर केवल मार्सुपियल रह गए, बाकी और कोई मैमल था ही कंपटीशन में। इसलिए आप देखो दुनिया में इतनी वैरायटी आपके मार्सुपियल्स की ऑस्ट्रेलिया मिल रही है और कहीं नहीं मिलती है। कंगारू वगैरह मार्सुपियल वहीं पाए जाते हैं। तो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इन ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच मैमल वेयर सर्वाइव्ड। ऐसा क्यों? लैक ऑफ कंपटीशन ऑफ मार्सुपियल फ्रॉम एनी अदर मैमल सीन ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऐसा हुआ था। थर्ड आंसर। अब देखिए 1966 में बोयर नाम के साइंटिस्ट हार्वर्ड बोयर ने एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन किया। मतलब 66 में इन्होंने एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इस्तेमाल की थी, मतलब शुरू की थी। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, और जो कि सैन फ्रांसिस्को है, यूएसए का एक स्टेट है। फिर क्या कहते हैं? फॉलोइंग आर यूज इन जीन क्लोनिंग। कुछ नहीं सर, प्लाज्मिड। क्योंकि जीन क्लोनिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, लाइगेज चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, होस्ट चाहिए। तो जाहिर सी बात है प्लाज्मिड एक वेक्टर है। और ये तो आपका न्यूक्लियस में पाए जाने वाला नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। लोमासोम आप जानते ही हैं, म्यूसोम तो आपको पता ही है। लिखा लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल डीएनए लाइगेज, आपको पता ही है। थर्ड आंसर। पॉलीमरेज एक बेस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के डीएनए को पॉलीमराइज करता है। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो बाहर से कट करके डीएनए को अलग करता है। एंडोन्यूक्लियस बीच से कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है और इसको बोलते हैं पेंड्रोमिक सीक्वेंस, याद रखिएगा। थर्ड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी। कुछ नहीं सर, एडिनो वायरस। और ऐसे ही रेट्रोवायरस इस्तेमाल हुआ था जीन थेरेपी में, फॉल्टी जीन को हटाने के लिए, हेल्दी जीन को डालने के लिए। ये मतलब फॉल्टी जीन को हटाकर हेल्दी जीन को लाने के लिए। फर्स्ट आंसर। कुछ नहीं सर, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, कौन चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है। देखो प्लाज्मिड में जैसे सपोज ये एक वेक्टर है मान लीजिए, और आप अपना एलियन डीएनए ले आए, तो एक बात बताइए आप कितना बड़ा एलियन डीएनए ला के अपने वेक्टर पे लगा सकते हैं, ये इस वेक्टर की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड में आप तो इतना लंबा डीएनए ला के ठोंक दिए इसके ऊपर मुड़िया पे, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि हर वेक्टर की अपनी अपनी डीएनए को इंसर्ट करने की एक कैपेसिटी होती, एक लेंथ की। तो उस लेंथ के बिहार पर ये डेटा निकाला गया कि जो प्लाज्मिड है 25 एक से लेकर 25 किलो बेस का अगर डीएनए है तो लग जाएगा। कॉस्मिड जो है वो 25 से 45 मतलब अप टू 45 किलो बेस पेयर का डीएनए है लंबे में, तो ये कर जाएगा। अब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल जो है वो 100 से 300 किलो बेस का, और ईस्ट जो है ये लगभग मान के चलिए 2000 किलो बेस पेयर, मतलब इतने बेस पेयर। तो इसका मतलब सबसे बड़ा डीएनए को होल्ड करके एज ए वेक्टर की तरह काम करने वाला YAC, उससे कम BAC, और उसके बाद ये कॉस्मिड है और प्लाज्मिड है, ठीक है। और 50 के नीचे ही बैक्टीरियोफेज का भी है। इसका मतलब लेस देन 100 मतलब 100 किलो बेस पेयर वाले में प्लाज्मिड, कॉस्मिड और बैक्टीरियोफेज इस्तेमाल होते हैं। तो इन सब डेटा को देख के ये लगता है कि सबसे छोटा डीएनए हम प्लाज्मिड में ही इंसर्ट कर सकते हैं। ये किलो बेस जो हैं आपने पढ़ा, किलो मतलब 1000, मैंने बोला एक किलो बेस मतलब 1000 बेस पेयर वाला डीएनए है, और 25 किलो बेस पेयर का मतलब 25,000 बेस पेयर वाला डीएनए, याद रखिएगा। क्या आंसर आएगा? थर्ड। ये डेटा आप लोग याद कर लीजिए। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 100 से 300 है, मतलब अप टू 300 किलो बेस पेयर, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये 2000 किलो बेस पेयर तक हो सकता है। प्लाज्मिड 1 से 25 और कॉस्मिड 25 से 45 या अप टू 45। अगर जैसे आपने कहा कि 20 से सर 45 किलो बेस तक हो सकता है, मतलब आप 45 के नीचे कोई भी रेंज हो तो आप इसको लगा सकते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, आपको पता ही है, और पॉजिटिवली चार्ज जिससे हेल्ड होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरी जिससे आपका न्यूक्लियोसोम बनता है। और चूंकि आपने पढ़ा था इसके इसी नेगेटिवली चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने मूव किया था। कहाँ पर? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से ख़त्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय।